हेलो फ्रेंड्स। द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन सीरीज़ में आज हम 24 अप्रैल का आर्टिकल डिस्कस करेंगे। तो आर्टिकल शुरू करने से पहले आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, वो जान लीजिए आप लोग, क्योंकि आज ही के दिन 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट जो 1992 में आया था, आज ही के दिन जो है वो लागू हुआ था। तो ये 73rd 74th अमेंडमेंट एक्ट क्या है फ्रेंड्स? ये लोकल गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया था, जो कि आपकी पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है आज का। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं फ्रेंड्स। आज 4 आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला आर्टिकल है रैपिड फेलोर। ये रैपिड टेस्ट से रिलेटेड है, हमने संडे के आर्टिकल में डिस्कस किया था। आप शॉर्ट में जान लीजिए कि रैपिड टेस्ट एक सप्लीमेंट्री टेस्ट है जो RT-PCR टेस्ट होता है, जिससे कोविड-19 को कंफर्म, कोविड-19 है किसी पेशेंट में कंफर्म करने के लिए RT-PCR टेस्ट अलग है, रैपिड टेस्ट अलग है। दोनों में अंतर क्या है फ्रेंड्स? रैपिड टेस्ट में क्या होता है, ये क्विक होता है, ये विद इन 30 मिनट्स में इसके रिजल्ट आ जाते हैं। और इसमें होता क्या है, इसमें आपका ब्लड सीरम लेंगे और वो उससे चेक करेंगे कि आपकी बॉडी पे कोरोना वायरस का एक्सपोजर है। अगर एक्सपोजर है तो आपकी बॉडी एंटीबॉडी डेवलप कर लेती है, अगर फिर वो कंफर्म कर लेता है। फिर लेकिन कंफर्म मतलब आपको कोविड-19 है, वो कंफर्म करने के लिए RT-PCR टेस्ट करना महत्वपूर्ण होता है। तो RT-PCR टेस्ट क्या होता है, इसमें क्या बोलते हैं, आपका नेज़ल स्वैब लेते हैं या फिर थ्रोट स्वैब लेते हैं और उससे कंफर्म करते हैं पूरे प्रोसेस से कि आपको कोविड-19 है। तो अभी क्या हुआ है, इंडिया ने काफ़ी जो ये रैपिड टेस्ट किट्स है इसको इंपोर्ट किया था चाइना से, लेकिन उसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो प्रॉमिसिंग रिज़ल्ट्स नहीं हैं, उसमें काफ़ी वेरिएशन दिखा है और सही से नहीं हुआ है। तो इसमें क्या है, हाँ, तो इसमें अभी फिर उसके बाद इसमें क्या क्या प्रॉब्लम हुई है राइज, ये देख लेते हैं। ये कई कंट्रीज़ में भी इसके रिज़ल्ट आए हैं जिसमें जो है नहीं है, जैसे आपका US हो गया, UK, स्पेन हो गया, अदर कंट्रीज़ में भी जो है इसके प्रॉमिसिंग रिज़ल्ट नहीं आए हैं। और फिर क्या है, और इसमें देखिए आपको एक टर्म जानना बहुत ज़रूरी है, सेरो सर्विलांस। ये क्या है, ये वही जो हमने बताया कि चेक करने के लिए कि ब्लड में क्या क्या है, यही क्या होता है, रैपिड टेस्ट से चेक करने के लिए ब्लड में कोई भी इन्फेक्शन या फिर वायरस या फिर कोई भी सब्सटेंस क्या है, वो चेक करने के लिए सर्विलांस करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, इसी को कहते हैं सेरो सर्विलांस। तो इसमें काफ़ी जो है वो जो रैपिड टेस्ट है उससे काफ़ी वेरिएशन आया है। तो अभी हमें फिर सरकार को क्या करना चाहिए आगे, कि जो भी स्टेट्स हैं, जो भी कंट्रीज़ हैं, उनसे कोऑर्डिनेट करना चाहिए। और अभी ICMR ने जो है ये डेडलाइन भी दिया था कि जो है 2 दिन तक इसको यूज़ ना करें जब तक इसमें जो इसकी एफिकेसी है वो कंफर्म ना हो जाए फ्रेंड्स। तो ये पूरा आर्टिकल इसी से है रिलेटेड। तो हम लोग जान लेते हैं आगे नेक्स्ट आर्टिकल क्या है। नेक्स्ट आर्टिकल है प्रोटेक्शन फॉर प्रोटेक्टर्स। ये किससे रिलेटेड है, जो हमारे हेल्थ केयर पर्सनल्स हैं उन पे काफ़ी अटैक हुआ है और उनको काफ़ी लोग हैरेस किया गया है जहाँ जहाँ वो टेस्ट करने गए हैं। तो उसी से रिलेटेड आर्टिकल है ये फ्रेंड्स। तो हमने देखा कि जैसे हमने देखा कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर में आया था कि जो मुजफ्फरनगर प्लेस पे कुछ लोग गए थे तो उनके ऊपर अटैक हुआ था। और भी आपका क्या बोलते हैं MP में ये केस हुआ था। और फिर अभी रिसेंट में चेन्नई में एक न्यूरो सर्जन थे, उनकी डेथ हुई थी। तो उनकी बॉडी को वहाँ पे बरी करने के लिए जो वहाँ के लोकल्स उन्होंने प्रोटेस्ट किया था। तो ये सब जो है काफ़ी और भी काफ़ी थी सिचुएशन, जैसे जो हेल्थ प्रोफेशनल थे, डॉक्टर्स थे, उनको जहाँ मान लीजिए कहीं वो रेंटल हाउस में रह रहे हैं तो जो उनके लैंड ओनर थे उनको जो है एंट्री नहीं करने दे रहे थे, उनको बाहर रहने देने क्या कह रहे थे वो। और ये सब क्यों हो रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि जो लोगों में एक डर बना हुआ है और उनको मिस इन्फॉर्मेशन, उनको पूरी जानकारी भी नहीं है। और कहीं कहीं तो ये भी है कि एक मिस इन्फॉर्मेशन ये फैली है कि अगर जिसको हो जाता है वो मर जाता है, लेकिन हम सब जानते हैं जो इसका डेथ रेट है वो काफ़ी देखिए बहुत कम है, 3% है अपने इंडिया में। तो इससे अब तो ये इससे है। और क्या कारण है फ्रेंड्स, इसमें कुछ कम्युनिटी को लेके
एक स्टिग्मा अटैच कर दिए हैं। जैसे हमारा जो तबलीगी जमात में जब वो कॉन्ग्रीगेशन हुआ था उसके बाद से जो केसेस बढ़े थे, तो जो कुछ कम्युनिटी के लोग थे वो टेस्ट करने के लिए नहीं सामने आ रहे थे, वो डर रहे थे उनके मतलब, और फिर उनको लिए काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। हमने कल डिस्कस किया था कि मेरठ हॉस्पिटल एक है वहाँ पे, तो उन्होंने ऐसा कोई गाइडलाइन न्यूज़पेपर में जारी किया था। तो फिर ये सब इससे एक स्टिग्मा भी टच हुआ है, उनके अंदर डर पैदा हुआ, इसीलिए वो अटैक ये सब हुए हेल्थ केयर प्रोफेशनल पे। तो इसी के चलते काफ़ी जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल थे, पर्सनल थे, उन्होंने काफ़ी प्रोटेस्ट किया था और सरकार से मांग की थी कि इस पर कुछ काम किया जाए। तो सरकार ने अभी ऑर्डिनेंस पास किया है, और वो क्या किया है, जो हमारा एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट है 1897 जो हमने कल डिस्कस किया था, उसको अमेंड किया है। और उसमें ये कहा है कि जो भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल साथ जो भी हैरेसमेंट होगा, उन पे अटैक होगा, तो वो कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा, और 7 साल तक इसमें सज़ा हो सकती है फ्रेंड्स। और तो हम जान लेते हैं कि कॉग्निजेबल क्या है। कॉग्निजेबल मतलब कि विदाउट वारंट आपको पुलिस जो है आपको पकड़ सकती है। और ये हमको जानना चाहिए फ्रेंड्स कि ऑर्डिनेंस क्या है। ऑर्डिनेंस जो है गवर्नर को, और जो गवर्नर होते हैं स्टेट में, और हमारे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं उनको पावर दी जाती है, स्पेशल पावर होती है। और ये आर्टिकल जो हमारा प्रेसिडेंट है वो उसका मेंशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 123 में है, और जो गवर्नर के लिए है वो 213 आर्टिकल में ये मेंशन है। तो इसमें क्या होता है, जब भी हमारा जो पार्लियामेंट होता है, जब दोनों हाउस राज्यसभा और लोकसभा का सेशन नहीं होता है, उस समय ऑर्डिनेंस पास किया जाता है। जब भी प्रेसिडेंट को ये लगता है कि ऐसी सिचुएशन अराइज हुई है कि ऐसे ऑर्डिनेंस पास किए जाए, और जो इसका और जो ये ऑर्डिनेंस होता है, इसका जो एक्ट बनते हैं नॉर्मली पार्लियामेंट के, वो बिल्कुल बराबर होते हैं फ्रेंड्स। और जब भी क्या बोलते हैं, ये इसका जो एफिकेसी होती है वो 6 हफ्ते से लेकर 6 महीने तक जो है इसकी, मतलब कि ये जो है लागू हो सकता है ऑर्डिनेंस। और जब पार्लियामेंट मान लीजिए सेशन में आएगी, मीन्स आती है, तो इसको जो है इस पे प्रॉपरली एक्ट बनाया जा सकता है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए ऑर्डिनेंस पास नहीं किया जा सकता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। तो हमको जानना चाहिए कि जो हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उनके प्रति एक दया भाव की दृष्टि हमारी रखनी चाहिए, और उनके प्रति एक सिंपैथी और एम्पैथी भी होनी चाहिए। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो हमारे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हैं, जो हमारे मास्क हैं, जो हेड गियर हैं, और जो पूरा वो शू कवर है, और जो पूरा एप्रन पहनते हैं वो लोग, उसकी कमी भी हमारे यहाँ, जो मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, उसकी कमी है। तो लेकिन फिर भी वो अपनी जान को जोखिम में डाल के वो लगातार निरंतर काम कर रहे हैं। तो इस समय उनको ज़्यादा प्रोत्साहन की ज़रूरत है। जो पब्लिक मतलब सिर्फ दिया जलाना और ताली बजाने से और थाली पीटने से ही उनको प्रोत्साहन नहीं मिलेगी, बल्कि सही से उनके प्रति जो है दया भाव रखना ही इस समय उनके लिए बहुत ही एक जो उनका मोटिवेशन है बूस्ट करेगा फ्रेंड, तभी वो निरंतर काम कर पाएंगे। क्योंकि अगर वो नहीं काम करेंगे तो ये जो करंट क्राइसिस है उसको टैकल नहीं किया जा सकता है। तो ये पूरा आर्टिकल था फ्रेंड्स। तीसरा आर्टिकल क्या है फ्रेंड्स, तीसरा आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि जो ये एक ट्रेंड पाया गया है, कि एक विरोधाभास पाया गया है कि जो हमारे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जो चाइना है, देखिए चाइना, लेकिन उसके कंपेयर जो हमारा साउथ एशिया, मतलब जो हमारा बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, भूटान, श्रीलंका, यहाँ पे जो केसेस हैं कोविड-19 की, ये बहुत ही कम पाया गया और डेथ रेट भी बहुत कम है। तो ये आर्टिकल शुरू कैसे करते हैं फ्रेंड्स, ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी हमेशा कंपेयर की जाती है कि लेवल ऑफ डेमोक्रेसी क्या है और कितना अच्छी है, लेकिन आज डेमोक्रेसी को कंपेयर कर रहे हैं कैसे फ्रेंड्स, ये कह रहे हैं कि इसमें यूएसए और इंडिया की डेमोक्रेसी को कंट्री कंपेयर किए हैं। ये बता रहे हैं आगे कि 21 जनवरी को यूएसए में पहला केस आया था और 30 जनवरी को इंडिया में पहला केस आया था। लेकिन महज 3 महीने बाद जो है, जो यूएसए में जो है 7 लाख के अराउंड केसेस आए, और इंडिया में कितने आए हैं, 17,000 के अराउंड केसेस आए हैं। और जो डेथ हुई है फ्रेंड्स, वो जो है 31% पूरे विश्व में डेथ हुई है यूएसए में, और बल्कि इंडिया में 0.75% हुई है। और ये मैंने गलत बोल दिया फ्रेंड्स। जो डेथ हुई है ये हम बता रहे हैं पॉपुलेशन, पूरे वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं। जो हमने बताया कि 31% पॉपुलेशन क्या बोलते हैं इंडिया की है, और
मैं फिर से इसको शुरू करता हूँ कि जो 21 जनवरी को क्या हुआ था फ्रेंड्स, कि जो मीन्स यूएसए में पहला पहला केस आया था और इंडिया में 30 जनवरी को पहला केस आया था। और जो इन्फेक्शन हुआ है 3 महीने बाद के अराउंड में है, 3 महीने बाद, मतलब 20 अप्रैल तक की बात कर रहे हैं, वो 7 लाख केसेस हमारे यूएसए में हैं और इंडिया में 17,000 केसेस हैं। और जो कि पूरे विश्व में जितने भी केसेस हुए हैं उसका 31% हमारा यूएसए में है और 0.7% महज 0.5% हमारा इंडिया में है। और जो डेथ हुई है, नंबर ऑफ डेथ हुई है कोविड-19 से, वो यूएसए में कितनी है फ्रेंड्स, 34,000 के अराउंड है और इंडिया में कितनी है, मात्र 543। तो ये पूरा, और डेथ टोटल कितना है फ्रेंड्स, जो टोटल पूरे विश्व में कितना है, जो डेथ परसेंटेज है यूएसए में 21% है और इंडिया में 0.33% है। तो ये, और अगर हम देखेंगे पूरे पॉपुलेशन का फ्रेंड्स, तो ये बहुत ही एक कॉन्ट्रास्टिंग है, क्योंकि हमारा यूएसए का टोटल पॉपुलेशन पूरे विश्व में 4% है और इंडिया का पॉपुलेशन कितना है, 18% है। उसके बाद क्या कहते हैं, उसके बाद कहते हैं कि जो साउथ एशिया, जो हमने अभी बात की, जो हमारे साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, उसमें 20 अप्रैल तक जो है क्या हुआ था, जबकि हम जानते हैं कि साउथ एशियन जो कंट्रीज़ हैं वो पूरे विश्व का 24% जनसंख्या साउथ एशिया में रहती है, लेकिन जो नंबर ऑफ केसेस आए हुए हैं वो सिर्फ मात्र 1.2% है और जो नंबर ऑफ डेथ, क्या बोलते हैं परसेंटेज है डेथ्स का, वो 0.5% ही है। तो ये एक कॉन्ट्रास्टिंग को करते हैं। अभी आगे से बताएंगे क्या है, फिर आगे से बताते हैं कि जो साउथ एशिया है, साउथ एशिया की जो कंडीशन है वो बहुत ही प्रिकैरियस है, जिसमें जो पर कैपिटा इनकम है वो पूरे विश्व की सिर्फ 16% ही है और इसमें जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं उसमें सिर्फ 4% ही हैं जो पूरे विश्व में जो इंडस्ट्रियलाइज्ड हैं। और जो मतलब एक तिहाई जो गरीब रहता है वो साउथ एशियन कंट्रीज़ में रहते हैं। मतलब क्या है, गरीब है तो मतलब जो उनकी कंडीशन है वो बुरी है और उनका न्यूट्रिशन लेवल है और पॉवर्टी लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा है। पॉपुलेशन डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा है इन साउथ एशियन कंट्रीज़ में, लेकिन इतना होने के बावजूद भी जो है जो केसेस हैं वो वहाँ पे ज़्यादा हैं, यहाँ पे क्यों है, यहाँ पे कम है। तो उसके क्या बोलते हैं, आगे कुछ रीज़न जो है, 2 पॉसिबल एक्सप्लेनेशन ये देते हैं। ये कहते हैं कि 1918 में जो स्पेनिश इन्फ्लुएंजा आया था उससे इंडिया में 18 से 20 मिलियन लोग जो है इन्फेक्ट हुए थे और 50, हाँ पूरे इंडिया में क्या हुआ था फ्रेंड्स कि 50 मिलियन लोग जो है क्या बोलते हैं पूरे विश्व में मरे थे और जिसमें से 18 से 20 मिलियन इंडिया में ही मरे थे। तो उस समय ये हुआ था, वो भी एक क्या बोलते हैं वायरस ही था। लेकिन आज क्या बोलते हैं, हम देख सकते हैं कि हमने अभी डिस्कस किया कितने कम रेट अपने इंडिया में है। तो इसके 2 पॉसिबल रीज़न देते हैं। पहला रीज़न क्या देते हैं कि अभी जो टेस्टिंग रेट है वो उस पूरे कंट्री में बता रहे हैं कि टेस्टिंग रेट बहुत कम हुई है इन साउथ एशियन कंट्रीज़ में। तो वो एक रीज़न जो है बता रहे हैं कि टेस्टिंग रेट बहुत कम है और जो स्टैटिस्टिक्स है वो अंडर एस्टिमेट और मतलब उसको अंडर रिपोर्टिंग भी हुई है उसकी, ये बता रहे हैं। और दूसरा रीज़न क्या क्या बता रहे हैं फ्रेंड्स, दूसरा रीज़न बता रहे हैं कि जो लॉकडाउन लगा हुआ है इन कंट्रीज़ में, पाकिस्तान में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में, नेपाल में, ये बहुत ही क्या बोलते हैं पहले लग गया था, मतलब समझ रहे हैं फ्रेंड्स। और इसी से, तो इससे भी काफ़ी अंतर आया है। क्यों? क्योंकि इससे फिर क्या हुआ है, लोग घर में ही रहे हैं, लॉकडाउन लगने से घर में रहे, तो इससे सोशल डिस्टेंसिंग जो इसमें प्रमुख एक प्रिवेंटिव स्टेप है उसको लेने में जो है सहायता मिली है। और दूसरा क्या है कि लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर पाए हैं, तो जो उसका इन्फेक्शन है वो काफ़ी कम हुआ है। लेकिन फिर ये बता रहे हैं आगे, लेकिन फिर ये आगे कह रहे हैं कि वेस्टर्न यूरोप में, मतलब जो हमारे जहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज, स्पेन वगैरह और जो इटली वगैरह जहाँ पे बहुत सारे केसेस आए हुए हैं, जर्मनी भी में काफ़ी केसेस आए हुए हैं, वहाँ भी ये जो है लॉकडाउन लगा था, लेकिन वहाँ पे केसेस बहुत सारे बढ़े हैं, हम सब जानते हैं लैक्स में केसेस वहाँ बढ़े हैं। लेकिन तो फिर आगे बता रहे हैं कि ये क्यों है, तो ये ऐसा बता रहे हैं पॉसिबल रीज़न हो सकता है कि जो हमारा साउथ एशिया की जो क्लाइमेट है और जो यहाँ के लोगों की इम्यूनिटी है वो मे बी एक डिफरेंस है वहाँ के कंट्रीज़ में, यहाँ कंट्रीज़ में मे बी उसके कारण हुआ हो। तो लेकिन फिर आगे फिर बताते हैं कुछ और, एक जो BCG वैक्सीन के बारे में बात करते हैं। तो BCG वैक्सीन क्या है फ्रेंड्स, ये ट्यूबरकुलोसिस को प्रिवेंट करने के लिए जो है ये वैक्सीन का यूज़ किया जाता है। तो इसमें ये आगे बता रहे हैं कि जो स्पेन और पोर्चुगल का 2 केस लेते हैं और बताते हैं कि जो है 20 अप्रैल तक जो है
20 अप्रैल तक क्या हुआ था फ्रेंड्स कि जो स्पेन में केसेस कितने हैं, 1,96,000 केसेस, और डेथ कितनी हुई हैं, 20,000 केसेस हुई हैं। बल्कि जो पोर्चुगल में क्या है, 20,000 इन्फेक्शन है और 700 डेथ हुई हैं। तो और ये क्यों हुआ है फ्रेंड्स, क्योंकि जो बीसीजी वैक्सीन है वो पोर्चुगल में मैंडेटरी है। मैंडेटरी मतलब वहाँ पूरे कंट्री में जो वहाँ की पॉपुलेशन है, बीसीजी वैक्सीन उनको मिस लगी है, और जो स्पेन में ये मैंडेटरी नहीं है। और यही हाल क्या बोलते हैं यूएसए में भी है और इटली में भी है। तो इसीलिए क्या बोलते हैं वहाँ पे केसेस ज़्यादा हैं। ये एक हाइपोथेसिस बता रहे हैं। और फिर आगे बता रहे हैं कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का भी इस्तेमाल हुआ है काफ़ी, तो उससे भी क्या बोलते हैं काफ़ी उससे वो हुआ है। और फिर आगे बता रहे हैं कि जो ये बीसीजी वैक्सीन है इसका इस्तेमाल साउथ एशियन कंट्रीज़ में भी काफ़ी मात्रा में यूज़ हुआ है। मैंडेटरी भी काफ़ी हुआ है, मतलब कि काफ़ी अच्छी मात्रा में इसका यूज़ हुआ है। तो इससे भी ये कारण हो सकता है कि यहाँ पे केसेस कम आए। तो ये सब कुछ कारण बताए हैं जिससे केसेस जो है कम आए हैं, जहाँ जहाँ पे ये बीसीजी का वैक्सीन का हुआ है। अब लेकिन अभी इसकी एफिकेसी को चेक किया जा रहा है, और इसमें ग्राउंड लेवल पे काफ़ी और एक्सपेरिमेंटल लेवल पे काफ़ी काम किया जा रहा है। और आगे ये कंक्लूड करते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा फ्रेंड्स। तो इसका इम्पैक्ट बता रहे हैं कि इसका इम्पैक्ट जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है वो ज़ीरो हो सकती है या फिर नेगेटिव भी जा सकती है। और फिर आगे बात करते हैं कि जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी है जो हमारे साउथ एशिया में काफ़ी ज़्यादा है, उससे वो तो ऑलरेडी है ही, लेकिन अभी इससे फिर जो हमारा इकोनॉमिक क्राइसिस भी हुई है इससे, तो इससे जो काफ़ी नुकसान हुआ है कंट्रीज़ को। तो जो हमारी क्या बोलते हैं इनइक्वलिटी है, असमानता है, क्या बोलते हैं साउथ एशिया में बढ़ सकती है। तो हम जान लेते हैं फ्रेंड्स कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होता है। तो एब्सोल्यूट एक होता है फ्रेंड्स एब्सोल्यूट पॉवर्टी, और एक होता है रिलेटिव पॉवर्टी। तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होता है फ्रेंड्स, मतलब किसी भी हाउस होल्ड की जो इनकम होती है अगर वो एक सर्टेन लेवल से नीचे हो, ठीक है, मतलब क्या है, मतलब इतना नीचे हो कि जो उनकी बेसिक नीड है, मतलब जो रोटी कपड़ा मकान है और शुद्ध जल है और मतलब प्रॉपर स्वास्थ्य सेवाएं हैं और जो शिक्षा है उनको नहीं मिल पा रही है, तो मतलब वो आपका अब्सोल्यूट पॉवर्टी होगा। और रिलेटिव पॉवर्टी मतलब क्या है फ्रेंड्स, रिलेटिव पॉवर्टी मतलब कि जो भी हाउस होल्ड की इनकम हो, मतलब जो पूरा एवरेज इनकम है पूरी कंट्री की उससे 50% कम हो। मतलब उनके पास पैसे तो हैं लेकिन जो मतलब इतने पैसे नहीं हैं कि जो उनकी बेसिक नीड है जो हमने बात की उससे एक्स्ट्रा वो खर्चा कर पाएँ। ये आपका रिलेटिव पॉवर्टी से कहते हैं। मतलब कि इसको ऐसे समझें कि जैसे मान लीजिए मतलब जो उनकी बेसिक नीड हैं उससे एक्स्ट्रा वो ना खर्च कर पाएँ। मतलब जैसे अगर उनको कुछ और करना, उनको हायर स्टडीज़ करना है या उनको अच्छी जॉब करनी है या उनको कुछ और भी एक्टिविटीज़ करनी है तो वो नहीं कर सकते हैं। तो ये आपका क्या फुट फ्रेंड्स है, रिलेटिव पॉवर्टी कॉन्सेप्ट है। तो ये आर्टिकल पूरा ये डिस्कस किए हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आर्टिकल है कि इसमें ये क्वेश्चन आंसर टाइप का आर्टिकल है, ये हर फ्राइडे को आता है। तो इसमें कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं और उसके कुछ उत्तर दो एक्सपर्ट्स मिलके दिए हुए हैं। तो इसमें क्या पहला क्वेश्चन क्या फ्रेंड पूछे हैं कि जो लॉकडाउन के बाद जो है इंडिया क्या मतलब कैसे इमर्ज करेगा, कैसे वो उसको जो है रिलैक्स मतलब होगा। तो उसमें कह रहे हैं कि किस तरह इकोनॉमिक एक्टिविटी को रिवाइव किया जाए। तो इसमें बात कर रहे हैं कह रहे हैं कि जो पुअर हमारे हैं, जो हमारे पुअर हैं वो ऑलरेडी काफ़ी वो तो ऑलरेडी पैसे उनके पास कम है, सेविंग्स भी नहीं है और अनएम्प्लॉयमेंट तो काफ़ी है, हम पुअर हम जानते हैं। तो अभी इस लॉकडाउन या फिर जो हमारे इससे काफ़ी जो है लोग अनएम्प्लॉयड हुए हैं, तो सरकार को उनको पर्याप्त मात्रा में जो है फंड प्रोवाइड करना चाहिए, मतलब इनकम सपोर्ट देनी चाहिए, जो हमने कल बात की थी पहले भी कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम को जो है लाना चाहिए। और फिर क्या कहते हैं और फिर आगे क्या कहते हैं कि जो हमारा आईटी सेक्टर है उसमें जो वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट है उसको मैंडेटरी कर देना चाहिए, क्योंकि जिससे फिर आगे मान लीजिए फिर इसका जो सेकेंड वेव का ये बता रहे हैं ट्रांसमिशन हो सकता है इन्फेक्शन का, उससे बचा जा सकता है। और क्या कह रहे हैं कि जो भी हमारे क्या बोलते हैं एसेंशियल एक्टिविटीज़ हैं और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैं और जो फिज़िकल डिस्टेंसिंग जो अभी अभी वो चल रही है और जो फेस मास्क का जो है मैंडेटरी कर दिया जाए और जो एक कफिंग एटिकेट्स को, इन सब चीज़ों को जो है ध्यान रखते हुए ही इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को रिवाइव किया जाए। क्योंकि अगर ये रहेंगी, अगर ये सब जो है इसको इंश्योर नहीं किया जाएगा तो फिर जो इन्फेक्शन का खतरा फिर से बढ़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि
जो हमारे सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और जो माइग्रेंट्स हैं उनका क्या होगा, उनका वो किस तरह क्या बोलते हैं प्रभावित मतलब होंगे, और उनके लिए क्या करना चाहिए। तो उसके लिए कहते हैं फ्रेंड, उसके लिए कहते हैं कि जो एग्जिस्टिंग प्रोग्राम है आपके पीडीएस हो गया और जो नरेगा, तो इसमें जो कि अभी बहुत कम प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन को जो है कवर करते हैं, तो इसको यूनिवर्सलाइज करने की बात कर रही हैं। और आगे कह रही हैं कि इसमें जो भी ये नरेगा हो गया और जो पीडीएस हो गया और जो एनएफएसए जो आपका नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है जिसके अंतर्गत 2/3 पॉपुलेशन को कवर किया जाता है, तो इसको यूनिवर्सलाइज करें और उसमें ज़्यादा फंड प्रोवाइड करें और स्टेट को जो है एम्पल अमाउंट ऑफ फूड ग्रेन्स को प्रोवाइड करें और फंड प्रोवाइड करें, ताकि वो जो है आसानी से अपने पॉपुलेशन को केटर कर सकें। और क्या कह रहे हैं फ्रेंड्स आगे कि जो नरेगा उसमें है, उसमें क्या दो इश्यूज़ हैं, उसमें क्या इश्यूज़ हैं कि उसको किस तरह जो उसमें एक्टिविटीज़ होती हैं उसको किस तरह ओपन किया जाए, जिससे फिज़िकल में जो फिज़िकल डिस्टेंसिंग है वो भी मेंटेन रहे, और जो फंड मतलब कि उनको पेमेंट करने का जो है ऑप्शन, मतलब कि उनको किस तरह पेमेंट किया जाए, क्योंकि उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना ज़रूरी है। तो वो आगे बता रहे हैं कि जैसा कि हम जानते हैं जो हमारे जो डेंसिटी ऑफ बैंक ब्रांचेस है रूरल एरियाज़ में वो बहुत ही कम है, और जो बैंक करस्पॉन्डेंट होते हैं, मतलब क्या जो बैंक उनको जो है बैंक करस्पॉन्डेंट वो लोग होते हैं जो मतलब डोर टू डोर जाके जो है उनको जो है जो भी बैंक्स के जो है योजनाएं होती हैं, बैंक्स के जो नए नए नियम होते हैं उनको बताते हैं, उनको खाता खुलवाते हैं और उनको कई तरीके से बैंकिंग सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं, तो उनका भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि अभी इस समय सोशल डिस्टेंसिंग को काफ़ी मेंटेन करने की बात की जा रही है। तो इस समय सरकार को स्टेट्स को काफ़ी एक फ्लेक्सिबिलिटी देनी चाहिए, ताकि वो अपने तरीके से क्या बोलते हैं लोगों को, क्योंकि वो बेहतर तरीके से जानते हैं किस तरह लोगों को जो नरेगा मीन्स वर्कर हैं कैसे फ़ंड दिया जाए और किस तरह एक्टिविटीज़ को ओपन किया जाए। तो मेन चीज़ इसमें कहने की स्टेट्स को काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी दी जाए। और फिर आगे बात कर रहे हैं कि जो ये माइग्रेंट्स वर्कर हैं उनको जो है या तो जो अपने घर लौटने की प्रॉपर सुविधा प्रोवाइड की जाए, जिस तरह सरकार ने अभी कोटा के बच्चों को लाया और जो बाहर के लोगों को मतलब बाहर कंट्रीज फंसे तो उनको लाया, उसी प्रकार इनके लिए भी कुछ ना कुछ जो है सहायता देनी चाहिए। और जो शेल्टर होम में फंसे हुए हैं मतलब और जो वहाँ रहना चाह रहे हैं उनके लिए प्रॉपर शेल्टर प्रोवाइड किया जाए और फूड और ग्रेन्स जो है दिए जाएँ। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि क्या जो ये नरेगा वर्कर्स हैं इनको जो है यूज़ किया जा सकता है, जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है मतलब बिल्डिंग्स है जो हेल्थ सेंटर हैं उनको जो है बनाने के लिए। तो ये बात कहते हैं कि तो ये कहते हैं कि फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर से ज़्यादा ज़रूरी है जो हेल्थ क्या बोलते हैं चीज़ें हैं, जैसे आपका पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हो गया, वेंटिलेटर्स हो गया, तो इन सब का भी ज़्यादा, और उससे भी इम्पोर्टेंट जो हमारे जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनके बारे में ज़्यादा ध्यान दिया, जैसे हमारे आशा हो गई, मिडवाइफ्स हो गई, और जो क्या बोलते हैं आंगनवाड़ी वर्कर हैं जिनको इंसेंटिव दिया जाता है, और क्या बोलते हैं उनको सैलरी नहीं मिलती, उनको 2,000 रुपये मात्र दिए जाते हैं जो कि बहुत कम है, तो उन पे काम करने की आवश्यकता है। और फिर बात करते हैं कि ये जो बिल्डिंग्स पर्याप्त हैं हमने देखा है, लेकिन वो वेकेंट पड़ी रहती हैं और उसका सही से इस्तेमाल नहीं होता है, तो बजाय उस पर जो एक सिग्निफिकेंट अमाउंट में जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसमें आगे काम किया जाए, उसमें न्यूट्रिशन को प्रोवाइड किया जाए और बिहेवियर मॉडिफिकेशन को लाया जाए, और जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं उनको कंटेन करने की बात की जाए, ना कि सिर्फ जो है बिल्डिंग्स और सेंटर बनाने से जो है लाभ नहीं मिलेगा। आगे क्या कह रही हैं कि जो आरोग्य सेतु ऐप है ये इससे लोग जो है काफ़ी प्रिवेसी का प्रॉब्लम बता रहे हैं कि प्रिवेसी हो रहा है, कि स्टिग्मा अटैच किया जा रहा है, और फिर आगे डिस्क्रिमिनेशन इससे काफ़ी लोग मतलब इससे डर बता रहे हैं कि इससे हो सकता है। तो उसके बारे में ये बात करती हैं कि एक तो जो है जो मतलब ये कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन जो है ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जो है हम जानते हैं कि जो लोगों के पास स्मार्टफोन की कमी है, 1/5 पॉपुलेशन के पास ही सिर्फ क्या बोलते हैं हमारे जो है स्मार्टफोन, और
सिर्फ और ये ब्लूटूथ और जो हम जानते हैं कि आरोग्य सेतु है ब्लूटूथ और जीपीएस बेस्ड है, तो उससे भी काफ़ी जो है लोग मन में डर बना रहता है कि सर्विलांस ना किया जाए उनका। और तीसरा यह क्या क्या कह रही हैं, तीसरा कह रही हैं कि इससे जो है एक कभी कभी इसमें देखा गया है कि जब भी पैंडेमिक या फिर एपिडेमिक आता है तो कुछ गवर्नमेंट जो अथॉरिटेटिव गवर्नमेंट होती हैं उसका इस्तेमाल करती हैं लोगों को जो है ट्रैक करने के लिए, उनको हैरेस करने के लिए। तो उसमें भी ये प्रॉब्लम बता रही हैं। और क्या बता रही हैं आगे कि जो है एक मतलब वो टेक्नोलॉजी का ही एक सोल्यूशन नहीं हो सकता है अगर हम प्रॉपरली ध्यान दें। जिस तरह हमारा केरल गवर्नमेंट ने क्या बोलते हैं लोगों को जो वॉलंटियर्स थे उनको एम्प्लॉय करके भी जो है काफ़ी हद तक कंटेन किया है। तो हमेशा टेक्नोलॉजी सोल्यूशन पे ही रिलाई ना करें, बल्कि जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं और जो वॉलंटियर्स हैं उनका इस्तेमाल करके भी जो है लोगों को क्या बोलते हैं हेल्थ सुविधाएं प्रोवाइड की जा सकती हैं। आगे अंत में क्या कहते हैं कि फ्यूचर पैंडेमिक, मतलब मान लीजिए कभी ऐसे आती है फ्यूचर पैंडेमिक, तो उसके लिए सरकार को किस तरह की तैयारी करनी चाहिए। तो आगे उसमें कहती हैं कि सबसे पहली बात तो जो इंडिया का जो सबसे बहुत कम जीडीपी का परसेंटेज जो है हेल्थ केयर पे जो है सरकार स्पेंड करती है, जो कि सिर्फ 1.2% के अराउंड ही है। तो जो कि बहुत कम है, क्योंकि हमारे अदर कंट्रीज़ में फ्रांस और जर्मनी में वो 10% के अराउंड है, वो बहुत कम है। तो सरकार को सिर्फ जीडीपी पे ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि जो जीडीपी क्रिएट कर रहे हैं उनका भी, मतलब जो हमारी पॉपुलेशन उनका भी ध्यान देना चाहिए। और आगे क्या बात करती हैं, आगे कहती हैं कि जिस तरह क्या बोलते हैं जापान और जर्मनी ने जो है जो प्राइवेट हेल्थ हॉस्पिटल्स हैं उनको जो है रेगुलेट किया है। और कई हमारे जापान में तो ये है कि जो हमारे प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स होते हैं उनको कितना चार्ज कर सकते हैं उसको रेगुलेट करती है जापान। तो मतलब इस तरह के स्टेप्स लेने चाहिए सरकार को। और आगे आगे क्या कहते हैं कि आगे कहते हैं कि पब्लिक हेल्थ को मैनेज करने के लिए जो स्पेशलिस्ट हैं उनका भी इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे हमारे सोशल साइंटिस्ट हो गए, इकोनॉमिस्ट हो गए, बायोस्टैटिस्टिशियन हो गए, बिहेवियरल साइंटिस्ट हो, क्योंकि बिहेवियर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। सैनिटेशन, प्रॉपर सैनिटेशन और कफिंग एटिकेट, स्नीजिंग वो क्या बोलते हैं एटिकेट्स, ये सब आपका बिहेवियरल साइंटिस्ट या उन सलाह लेके और उनसे नए नए मेजर्स सरकार भविष्य में ला सकती है, जिससे ऐसे क्योंकि हम सब देख रहे हैं कि जो है किस तरह जो है लोग नहीं ध्यान दे रहे हैं और जो ये सब एटिकेट से फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो सरकार को इस पे भविष्य में काम करना चाहिए और ताकि जो है आगे ऐसे पैंडेमिक से सरकार लड़ सके।